नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के आरओ में पूछे गए हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट में, अपर निजी सचिव, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। और इन सारे प्रश्नों को मैंने लिया है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की इस पुस्तक से। तो यहाँ पर इस बुक के थ्रू अभी तक हमने पॉलिटी आपसे डिस्कस की है, मॉडर्न इंडिया डिस्कस किया है, एनवायरनमेंट डिस्कस किया है, ज्योग्राफी डिस्कस किया है और अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ साइंस के क्वेश्चंस को। ये साइंस का 4th लेक्चर है। अगर आपने 3 लेक्चर्स को पहले नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में, जिसको कि रिकॉर्ड एग्जाम ने लॉन्च किया है स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा के लिए। इस कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, प्लस आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है, बाइलिंगुअल नोट्स होंगी, प्लस टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है। तो अगर इस कोर्स से रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं और इस सीरीज़ का 79th क्वेश्चन को हम देखते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने 1-2 प्रश्नों को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना आवश्यक है, तो मैं इन प्रश्नों को फिर से रिपीट कर रही हूँ। 79 क्वेश्चन देखिए। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग, ठीक है। दूर स्थित लंबी बिल्डिंग की पूरी लंबाई को किस दर्पण के माध्यम द्वारा निश्चित रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। एक बहुत लंबी सी टॉल सी बिल्डिंग है, उसको आपको मिरर में देखना है, तो किस मिरर का आप यूज करेंगे ये पूछा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, पेन मिरर या फिर बोथ कॉन्केव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है कॉन्वेक्स मिरर, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा होगा और ये कॉन्केव मिरर दिख रहा होगा। कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है, जैसे डेंटिस्ट द्वारा कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी चीज़ है वो जूम में आपको दिखती है, जूम करके आप एक छोटे से ऑब्जेक्ट को जूम करके देख रहे हैं, इन लार्ज इमेज उसकी देख रहे हैं। आपको आंखों में काजल लगाना है तो कॉन्केव मिरर का यूज़ करिए, आंखें बड़ी बड़ी दिखेगी, आराम से काजल लगा लेंगे। मेकअप के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करते हैं तो जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपकी जो कार में जो मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। दूर जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो आपको स्मॉल अपीयर होता है, उस मिरर में आप पूरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही सेम चीज़ आपके प्रश्न में पूछी गई है। दूर में एक बिल्डिंग है बड़ी सी और आपको उस मिरर में पूरी उस बिल्डिंग को देखना है, तो आप कौन से मिरर का यूज़ करेंगे, आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस तरीके के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न। अब 79 का मैंने आपको बता दिया, बी आपका सही उत्तर है। 80 क्वेश्चन को अब यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्लास The image formed by a concave mirror is observed to be virtual। जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। एक अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतीत होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर बोला है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आपका उत्तर है वो है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। जब हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी आपका सही उत्तर है। अब आपको मैं इस फिगर के माध्यम से समझाऊंगी। देखिए क्लास, यहाँ पर अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर एक जगह पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ये फोकस दिख रहा है, एफ क्या है, एफ फोकस है, ठीक है। जहाँ पर सी लिखा है वो क्या है, कर्वेचर है, ठीक है। जहाँ पर पी लिखा है वो क्या है, पोल है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है, बोला गया है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर इमेज है। क्या है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और इनलार्ज्ड है, मतलब बड़ी इमेज फॉर्म हुई है, किसी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज फॉर्म हुई है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज हमको कब मिल रहा है? जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो फोकस और पोल के बीच में है। F मतलब फोकस और P मतलब पोल। फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा है तब उसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड मिल रही है। यही पेपर में आपके प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फिगर आप देखो, इस वाली फिगर को क्लास, ये वाला फिगर आपको विजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है। मैं आपको एक बार, एक मिनट, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है ये, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है बाई चांस तो आप इस टेबल को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कई बार आप देखिएगा आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा और वो सही भी हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये F क्या है? चलो बोलो, ये F है फोकस, ये क्या है? ये पोल है। ठीक है, अब फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? देखिए, बिहाइंड द मिरर बन रही है और जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है और इनलार्ज्ड है, बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ठीक है, मिरर के फोकस और पोल के बीच में, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और वो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज होगी। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, लेकिन इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। बेस्ट तरीका है, अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है बाई चांस, तो इस टेबल को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहीं पर देखिए दूसरा बोला गया है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इसकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी में बनेगी। ठीक है, और इमेज कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये फोकस है। ठीक है, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी और वो आपकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली इनलार्ज्ड होगी। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूरा जो खेल होता है वो इसी का होता है। ये हमारी मिरर है। ठीक है, मिरर का ये पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, कर्वेचर होता है, और हम ऑब्जेक्ट को कभी फोकस पे रख रहे हैं, कभी कर्वेचर पे रख रहे हैं, कभी पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, कभी कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को हम जब बदल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज आपकी फोकस पे फॉर्म होगी। यहाँ पर अब देख लो इसको, यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ये वाला फिगर जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो इसकी इमेज जो है वो फोकस पे फॉर्म हो रही है। ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, लेकिन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, या तो फिर पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँ, एक अलग से क्लास लूँ जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। अभी हम PYQs कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप इसको रख लीजिए, इस चार्ट की फ़ोटो खींच लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग ने डिफरेंट पोजीशंस पे रखा है, जैसे कभी इन्फिनिटी पे रखा है, कभी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमने रखा है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, कभी बिटवीन द कर्वेचर एंड द फोकस, और फोकस पे, और बिटवीन दी पोल एंड दी फोकस। तो इसकी जो इमेज है वो अलग अलग लोकेशन पे आपकी फॉर्म हुई है, और नेचर कैसा है इमेज का वो लिखा है, और साइज कैसी है ये लिखा है। तो अगर आप इस चार्ट को एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो एग्जाम में जो भी प्रश्न होगा वो आराम से लग जाएगा। तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ क्लास, ताकि थोड़ा सा आपके पास टाइम रहे, और आप इस इमेज को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आप इसको क्लिक कर लीजिए तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर हम किस मिरर की बात कर रहे हैं? हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए,
जब हमने कॉन्केव मिरर की बात की तो मैंने आपको बता दिया पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे फॉर्म होगी, जब बियॉन्ड सी पे कर्वेचर के तो जो इमेज है वो कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म होगी, जब कर्वेचर पे होगी तो इमेज कर्वेचर पे फॉर्म होगी, जब बियॉन्ड कर्वेचर बिटवीन द कर्वेचर एंड फोकस होगा तो इमेज जो है वो आपका बियॉन्ड कर्वेचर फॉर्म होगी, ठीक है। जब फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, और जब बिटवीन फोकस एंड पोल होगा तो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगी। तो इस चार्ट को आपको रखना है। ये जो है ये कॉन्वेक्स मिरर के इमेजेस की बात की गई है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज आपकी फोकस पे फॉर्म होगी, जो कि हाईली डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपका प्लेस होगा तो इमेज जो है वो पोल और फोकस के मध्य बनेगी, ठीक है, और ये डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इस चार्ट को एक जगह क्लिक करके आप लोग रख लीजिए और आराम से पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है क्लास में, फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं प्रयास करती हूँ कि सारे माध्यम के स्टूडेंट्स को, सारे मतलब जो आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हों चाहे ना हो, उनको ये चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन अगर कहीं से भी कुछ भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। लेकिन बेस्ट तरीका है आप इसको क्लिक कर लीजिए और इसको अपने दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो वो आसानी से आपके लग जाएंगे। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात की गई है, वही जो मैंने आपको बताया कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं इन्फिनिटी पे तो जो इमेज है वो आपकी बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है बिटवीन द फोकस एंड द पोल, और जब ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर एट द फोकस इमेज फॉर्म हो रही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ क्या दिया गया है। द मिरर यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। देखिए, वाहनों की बात की गई है, ठीक है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स मिरर, आपको याद रहेगा। जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमें उन बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे से मिरर में देखना है तो वहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। चाहे बड़ी बिल्डिंग हो उसको एक मिरर में देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। आप गाड़ी चला रहे हैं, जो साइड में शीशे लगे रहते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, डेंटिस्ट जो यूज़ कर रहा है वो कॉन्केव मिरर है क्योंकि वो इमेज को इनलार्ज करके देख रहा है, बड़ी इमेज देख रहा है, ठीक है। आपको मेकअप करना है तो आप कॉन्केव मिरर का यूज़ कर सकते हैं। जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो बड़े ऑब्जेक्ट को हमें छोटी सी उसकी इमेज देखनी है तो हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, जैसे गाड़ियों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जैसे ये आपका प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे बनाएगा, इंसिडेंट रे हम इसे कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, इसे हम नॉर्मल कह रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है? जो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है सरफेस पे उसे नॉर्मल कहा जा रहा है, ठीक है। अब कोई आपकी रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है, किसी सरफेस पे आके फॉल हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी तो होगी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये भी एक एंगल बना रही है, ये भी एक एंगल बना रही है और इंसिडेंट रे भी एक एंगल बना रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया आपको? समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। किसी भी प्लेन पे जो हमने डायरेक्ट एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है उसको हमने नॉर्मल बोला है, ठीक है। इसी नॉर्मल से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। कोई सरफेस है, लाइट यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर एक एंगल बनाएगी, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। जब यही रे आपके रिफ्लेक्ट बैक होगी तो एक एंगल बनाएगी जिसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 82 का। चलिए, यही चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ध्यान में रखिएगा।
84th क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, द मिरर हैविंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, तो वो किस तरीके का मिरर होगा ये बोला गया है, एक ऐसा मिरर जिसके की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड है आपके आउटवर्ड में, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर होगा, कॉन्केव मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा या फिर सिलेंड्रिकल मिरर होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। द मिरर हैविंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज अ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक मिनट, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड है। यहाँ पर हम किस मिरर की बात कर रहे हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। 85th क्वेश्चन को हम देखते हैं। 85th क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉन्केव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली और मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपका उपयुक्त होता है अनेक आकार के दर्पणों के लिए, ठीक है। ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, डी आपका सही उत्तर है। और एंगल आपको पता चल गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। चलो 86 क्वेश्चन को देखते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। यहाँ पे इरेक्ट इमेज की बात की गई है। आप दर्पण से चाहे कितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब जो है वो सीधा दिखता है। या कौन सा दर्पण हो सकता है, या खाली प्लेन दर्पण होगा, कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, या फिर इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो 86 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 86 का जो आपका सही उत्तर है वो है प्लेन या फिर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी हम देखते हैं जो इमेज आपकी फॉर्म होती है वो हर कंडीशन में इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। और प्लेन मिरर में भी आप खड़े रहेंगे सामने तो आपको सीधी इमेज ही दिखाई देती है। तो आप दर्पण से चाहे कितनी दूर पर भी खड़े हो, आपका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा दिखाई देता है जब हम समतल और उत्तल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है। इधर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अ बॉल इज हेल्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द इमेज इज। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो जो डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बॉल इज हेल्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कोई आपकी है, वहाँ पर अगर हम देखते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज आपकी फॉर्म होगी, उस इमेज और इस बॉल में कितनी दूरी होगी, तो वो डबल होती है। तो 2 × 40 हो जाएगी, जो कि आपकी 80 के इक्वल होगी, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, समतल दर्पण के सामने, प्लेन मिरर के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु से दर्पण की दूरी के बराबर दूरी बनाता है। मतलब वस्तु से दर्पण की दूरी के बराबर क्या बनाता है, इमेज बनाता है। यह प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक है, वस्तु के बराबर तथा पाठ उल्टा होता है। अतः गेंद से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, 2 × 40, जो कि 80 सेंटीमीटर के इक्वल है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। 88 क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए, उसी फिगर्स पर बेस्ड प्रश्न है ये, जो चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया गया है। यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के, ठीक है, कॉन्केव मिरर के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। यहाँ पर ये आपका फोकस है, ये पोल है, और फोकस और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, तो इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, इनलार्ज इमेज है, ठीक है। ये याद रखिएगा, वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। तो 88 का आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी हो गया।
यही सेम प्रश्न आपका पहले भी पूछा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के मध्य रखा है तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, तो उसमें दिया था कि इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पर पोजीशन के बारे में पूछ लिया गया है, जो पोजीशन है वो कैसी होगी, तो पोजीशन जो है वो बिहाइंड द मिरर होगी। क्लास उस चार्ट को ज़रूर एक बार आप लोग पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, और फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। 89 क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या दिया गया है। किसी गैलरी में कोई दर्शक किसी स्थिर समतल दर्पण की ओर 2.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। दर्पण के सापेक्ष इस दर्शक के प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। यहाँ पर बोला गया है, इन अ गैलरी अ विजिटर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर एट अ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। The speed with which the image of the visitor moves with respect to the mirror is, क्या होगी। यहाँ पर आपको बताना है the speed with which the image of a visitor move with respect to the mirror is। बताइए, 5 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द मिरर, 2.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर, 2.5 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द मिरर, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो आपकी 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर होगी। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि व्यक्ति की चाल जो है वो v है, हमने मान लिया है, और आपके प्रश्न में क्या दिया गया, चाल कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, से स्थिर दर्पण की ओर की तरफ दौड़ रहा है। यदि व्यक्ति 2.5 मीटर पर सेकेंड चाल से स्थिर दर्पण की तरफ दौड़ रहा है तो जो प्रतिबिंब है वो 2v चाल से आता प्रतीत होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो ये जो v है वो 2v हो जाएगा, इसीलिए 2 × 2.5 किया गया है, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है क्लास, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये s कर लीजिए, इसको s कर लीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी स्थिर दर्पण की तरफ v स्पीड से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब चाल से 2v आता हुआ प्रतीत होगा, डबल हो जाएगी स्पीड, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, बताइए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो आप कहते हैं वो किस वजह से होता है, डिस्पर्जन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इस टॉपिक का नाम ही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो आपको लगता है ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं स्टार, ये क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मिराज के बारे में। देखिए यहाँ पर भी मिराज के बारे में ही पूछा गया है। रेगिस्तान में कई बार आप चलते हैं तो आपको लगता है कि सामने कुछ पानी सा है, ठीक है, लेकिन जब आप पास में पहुँचते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मृत तृषा कहते हैं, तृष्णा कहते हैं, मृत तृष्णा कहते हैं, मिराज कहते हैं। तो ये जो मिराज है वो फॉर्म होता हुआ दिखता है किस वजह से, काल्पनिक, वो आप पास गए वहाँ पर पानी नहीं था लेकिन दूर से लग रहा था कि पानी है वहाँ पर, ये होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 91 का बी आपका सही उत्तर है। अब लेंसेज से रिलेटेड प्रश्न है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से रिलेटेड प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी, ठीक है, हम लेंसेज की बात यहाँ पर करें, किस लेंस का हम प्रयोग करेंगे जब हमें डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ना होगा, तो बताइए। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है कि हम एक कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे जिसकी की फोकल लेंथ जो होगी वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक उत्तल मतलब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, किसी वस्तु की आवृत छवि देता है। जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तो इस प्रकार कम फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस के लिए आवर्धन अधिक हो जाता है। अतः शब्दकोश के छोटे वर्णों को पढ़ने के लिए अगर हम देखें कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। चलिए
अगला हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, किसका प्रयोग हम लेंस को बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक या फिर क्ले। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाटर भी रिफ्लेक्शन कर सकता है, ठीक है, लेंस के बनाने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ग्लास भी कर सकता है, प्लास्टिक भी कर सकता है, लेकिन क्ले जो है वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो डी आपका सही उत्तर है, हम क्ले का प्रयोग कभी भी लेंसेज को बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल मिरर की बात की गई है और स्फेरिकल लेंस की बात की गई है, दोनों का जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी जो है वो -15 सेंटीमीटर है। यह दर्पण और लेंस किस प्रकार के हैं? तो बोथ कॉन्केव हैं, बोथ कॉन्वेक्स है, द मिरर इज कॉन्केव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉन्केव। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी आपको फोकल लेंथ नेगेटिव दिखे तो आप बोल सकते हैं कि वहां पर हम कॉन्केव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी ए आपका सही उत्तर होगा, बोथ कॉन्केव, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, इफ़ अ फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो आपका निगेटिव में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लेंस है वो आपकी डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। इसका मतलब जो लाइट है वो आपकी स्प्रेड हो रही है आउटवर्ड में, और यहाँ पर मेनली हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो आपकी निगेटिव हो सकती है। क्लास, यहाँ पर जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो तुरंत समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छे दिए गए हैं और उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए, ये चीज़ मुझे पता है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको दिक्कत कहाँ कहाँ पे हो रही है। क्या उस चार्ट को प्रोवाइड करके, उस टेबल को मैंने प्रोवाइड कर दिया, उससे आपका काम चल जाएगा, या फिर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए? तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, रेडियल लेंस या फिर एक्सियल लेंस। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 95 का जो आपका सही उत्तर है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि जो बड़ी इमेज है वो हमें छोटी इमेज के फॉर्म में भी दिखना शुरू हो जाती। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब ये क्या है? जब हम लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है और यहाँ पर इमेज बना रही है। डाइवर्जिंग मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो लार्ज इमेज आपकी बन रही है, ये डाइवर्जिंग हो गई। यहाँ पर समझ में आया? डाइवर्जिंग मतलब यहाँ पर देखिए, अब सारी लेंस और अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग लेंस। इंग्लिश और हिंदी दोनों हो जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, तो ए आपका सही उत्तर है। ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं, जल्दी जल्दी लग जाएगा। लेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे आपके। द ह्यूमन आई फॉर्म इट्स इमेज ऑन, बताइए, द ह्यूमन आई फॉर्म इट्स इमेज ऑन कॉर्निया, ठीक है, पिपल, रेटिना या फिर ऑप्टिक नर्व। 3 बार परीक्षा में पूछा गया, एपीएस परीक्षा में, सीए परीक्षा में, एआरओ परीक्षा में। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है तो वो कहाँ पर फॉर्म होती है? वो आपकी फॉर्म होती है रेटिना में। अगर आप आई के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये रेटिना है, ये रेटिना है, ठीक है, और यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है किसी भी चीज़ की। तो ये प्रश्न आपकी पीसीएस परीक्षा में भी पूछा गया है कि ह्यूमन आई में इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, तो वो रेटिना में फॉर्म होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज, ठीक है, एक सामान्य मानव आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 mm। ये भी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और 97 का जो आपका सही उत्तर है वो है सी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक समान मानव आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं 98 क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या दिया गया है। क्लास पढ़िए इसको। द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल इज, पुतली के
आकार को नियंत्रित करने वाला पेशी तंत्र, ठीक है, डायफ्राम, तनुपट कौन सा है, कॉर्निया है, ठीक है, या फिर आपका पश्माभिकी पेशी है, या फिर आइरिश है, या फिर रेटिना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये, और यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है आइरिस, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डायफ्राम की बात की गई है, मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, पुतली की साइज को। यहाँ पर अगर आप आँख देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुतली दिख रही है, ये क्या है, ये पुतली है, ठीक है, ये पुतली है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आइरिस है। तो पुतली की साइज को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा डायफ्राम, तो ये आइरिस होता है, ठीक है, क्लियर है, स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो जा रहा होगा। The light sensitive cell present on a retina which are sensitive to the intensity of light are, बताइए यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। रेटिना में उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदी होती हैं, सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो कोन सेल, रॉड सेल, ट्रायंगुलर सेल या फिर रेक्टेंगुलर सेल, तो 99 का आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, यहाँ पर आपका सही उत्तर है वो रॉड सेल होती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन अ रेटिना, रेटिना में आपके रॉड सेल होती हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स द लाइट, ये ध्यान रखिएगा। द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन अ रेटिना विच आर सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये आपके रॉड सेल होते हैं। रॉड सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, रेटिना में फॉर्म होती है, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, What type of lens is a remedy for astigmatism, ठीक है, तो बताइए दृष्टि वैषम्य इलाज हेतु किस प्रकार के लेंस की जरूरत होती है। तो एस्टिग्मेटिज्म के लिए किस प्रकार के लेंस की जरूरत होती है, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है सिलेंड्रिकल मिरर का प्रयोग होता है। मैंने आपको चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर देखिए होता क्या है एस्टिग्मेटिज्म में कि जैसे ये आपको नॉर्मल विजन में ये जो लाइट्स हैं वो आपको नॉर्मली दिख रही हैं, लेकिन अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म है तो यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो कुछ आपको इस तरीके से स्कैटर्ड दिख रही हैं। दिख रहा है, दोनों पिक्चर में आपको अंतर दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नॉर्मल विजन है तो आपको सीन कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो कुछ इस तरीके से आपका विजन होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आई डिफेक्ट्स को हम लोग देखते हैं, और उन आई डिफेक्ट्स के लिए किस तरीके के लेंसेज का यूज़ किया जाता है उसको देख लेते हैं। जब मायोपिया की हम बात करते हैं, मायोपिया में क्या होता है, जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, फार जो होते हैं वो आपको धुंधले दिखते हैं। मायोपिया में क्या होता है, जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखते हैं, क्लियर विजन मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। तो इस डिफेक्ट के लिए कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जब हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको साफ साफ दिखते हैं, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। तो कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। जब हम प्रेस बायोपिया की बात करते हैं तो यहाँ पर बाईफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एस्टिग्मेटिज्म की बात मैंने आपको बता दी, यहाँ पर जो लाइट्स है वो आपको स्प्रेड होते हुए दिखती हैं, तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला हम देखते हैं 101 प्रश्न है, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड, तो बताइए यहाँ पे दिया गया चसु जल और ताल के बीच में ब्लैक ओपनिंग को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, आइरिस कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं या फिर प्यूपिल कहते हैं, आँख की पुतली कहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, आँख की पुतली इसे हम कहते हैं। आँख की पुतली आपको पता है ना, अब मैं ऐसे आँख पे तो नहीं दिखा पाऊंगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए बाईफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट, अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि बाईफोकल या फिर हम प्रोग्रेसिव लेंसेज की बात करें तो प्रेस बायोपिया को डिफेक्ट को
सही करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। मायोपिया को सही करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स का और एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर यही पूछा गया है कि बाइफोकल लेंस का हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरा दूर दृष्टि, ठीक है, प्रेसबायोपिया में इसका प्रयोग किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रेसबायोपिक आई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नॉर्मल आई में ये जितने भी लेटर ए के हैं ये आपको क्लियरली विजिबल है, लेकिन अगर आपको प्रेसबायोपिक आई है आपकी, तो यहाँ पर जो बीच का जो लेटर है वो आपको थोड़ा ब्लर अपीयर हो रहा है, ठीक है। द फिगर क्लोज अप अपीयर ब्लर, तो इसके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज़ कर रहे हैं और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो 103 का आपका जो सही उत्तर है वो है ए। क्लियर है ना क्लास? उस चार्ट को ज़रूर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगर ये चार्ट आपके पास होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इस पूरे क्लास में मैंने कुछ टेबल्स आपको प्रोवाइड की है, उन टेबल्स का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा क्लास, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपने पहले पढ़ा है तो आराम से प्रश्न लग जाएंगे, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो मैं मान सकती हूँ यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा। थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश का भी प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसको आप लोग एक जगह नोट कर लेंगे, एग्जाम में अगर आएगा तो आराम से लग जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान हुए बिना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। द टर्म दैट आइडेंटिफाई द आइज डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनएबिलिटी टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। किस उसमें हम जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, यहाँ पे प्रेसबायोपिया दिया है या फिर एस्टिग्मेटिज्म दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बोला गया है कि हम जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ध्यान से देखिएगा इसी चार्ट को। यहाँ पर क्या है, फार ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली देख लेते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया पे, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, उसी चार्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ गए। एक जगह आपको डिजीज़ को ही पूछ लिया गया है कि पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं है, दूर के ऑब्जेक्ट विजिबल है, तो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। कई जगह पूछा गया इस डिफेक्ट को दूर कैसे किया जाएगा, और एक जगह पूछ लिया गया बाइफोकल लेंस का हम लोग प्रयोग किस डिफेक्ट को दूर करने के लिए करते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके आते हैं, अगर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, जो चार्ट मैंने दिया है, तो आराम से लग जाएगा। अब देखिए 105 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंडोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एंडोस्कोपी होती है ना, तो एंडोस्कोपी किस पर वर्क करती है? रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे या फिर स्कैटरिंग पे। ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर जब हम एंडोस्कोपी की बात करते हैं तो एंडोस्कोपी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात होती है। सी आपका सही उत्तर है। देखो, हीरा का चमकना किसके वजह से होता है बताओ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जल में पड़ी परख नली का चमकना, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। कांच में पड़ी दरार का चमकना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। रेगिस्तान में मरीचिका उत्पन्न होना, मिराज के बारे में जो मैंने बताया था, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ऐसे प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट से प्रश्न देखते हैं, रेनबो से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर? कौन सा आपका प्राइमरी कलर नहीं है? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है येलो। हम रेड, ब्लू, ग्रीन की बात करें तो ये प्राइमरी कलर है, ठीक है। लाल, हरा एवं नीला रंग जो है वो प्राथमिक कलर है, प्राइमरी कलर है, लेकिन येलो जो है वो आपका प्राइमरी कलर नहीं है। ये दो कलर के मिश्रण से आपका बनता है, ठीक है। 107 क्वेश्चन को हम देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर ऑन अ पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज, ठीक है। जब व्हाइट लाइट आपकी यहाँ पर प्रिज्म से पास होती है तो यहाँ पर ये कई लाइट्स में आपके स्प्लिट हो जाती है, मेनली विबग्योर में, 7 लाइट्स में, विबग्योर में, याद रखिएगा, ठीक है। तो
इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं या फिर डेविएशन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, 107 का आपका सही उत्तर है, इसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। जो लाइट जो है वो स्प्लिट हो गई है 7 कलर्स में, ठीक है, डिस्पर्सन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड लेस्ट, सबसे कम डेविएशन किस में देखने को मिलता है, रेड में, ब्लू में, वॉयलेट में या फिर ग्रीन में। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप विबग्योर याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे कम अगर हम देखें डेविएशन जो होता है वो रेड लाइट में होता है, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किस लाइट में किस कलर का होता है, तो वो वॉयलेट का, ये याद रखिएगा। तो रेड जो है उसका सबसे कम डेविएशन होता है और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है। द रे ऑफ विच कलर बेंड द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, बताइए, रेड, वॉयलेट, इंडिगो या फिर येलो। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लीस्ट बेंड द मोस्ट, मोस्ट बोला गया, मोस्ट। तो अभी हमने देखा जो रेड लाइट है उसका सबसे कम डेविएशन हो रहा है, मतलब उसमें सबसे कम बेंडिंग होगी। सबसे ज़्यादा डेविएशन जो है वो वॉयलेट लाइट का हो रहा है, बैगनी लाइट का, तो मतलब उसमें सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी। सेम प्रश्न है, तो आपका 109 का बी सही उत्तर हो जाएगा। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो, 7 रंग, ठीक है, विबग्योर याद रखिएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो वॉयलेट, ठीक है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, बताइए, वॉयलेट का। सबसे लीस्ट डेविएशन रेड में दिखता है, तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होगी, वॉयलेट की होगी। सबसे लीस्ट बेंडिंग किसकी होगी, रेड की होगी। द टर्मिनल कलर ऑफ रेनबो आर, तो विबग्योर में वॉयलेट और रेड, इसी के बीच में तो विबग्योर, ठीक है। तो ये रेड हो गया और ये वॉयलेट हो गया, ए आपका सही उत्तर हो गया। तो क्लास आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, आज की क्लास के लिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ आप लोगों के लिए कि पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ढंग से अगर इस चैप्टर को पढ़ाया जाए तो आपको ढंग से पूरा चैप्टर पढ़ाने चाहिए मुझे। लेकिन ये जो PYQs है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर खाली हम क्वेश्चंस ही लगा रहे हैं। इसी वजह से मैंने पूरा प्रयास किया है कि टेबल के फॉर्म में या पिक्चर्स के फॉर्म में चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो एटलीस्ट आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लग जाएँ। एज अ फैकल्टी जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आती है कि मेरे स्टूडेंट्स को कहाँ पर दिक्कत हो रही होगी, और मुझे भी लगता है कि आज के क्लास में स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही होगी। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कि कहाँ पर, किस पॉइंट पर आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आने वाली क्लासेस में उन पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करूँगी। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, और जैसा कि ऐश्वर्या मैम हर लेक्चर के एंड में एक ही बात कहती हैं कि इस ज़िंदगी में सबसे पहला आपको भरोसा खुद पर करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ अपने पर भरोसा करना अहंकार नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अहंकार आपका कहता है कि खाली मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है, और आपका भरोसा आपसे कह सकता है कि जब मैं कर्म कर रहा हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना समय दे रहे हैं परीक्षा में, तो समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्लास बिल्कुल भी हताश मत होइए और मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। कहीं पर भी किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो डिकोड एग्ज़ाम की टीम को ज़रूर बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं अपनी प्रॉब्लम, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, जहाँ तक भी होगा मेरी तरफ से आपको मदद ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। आपको किसी भी टॉपिक में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, कहीं पर भी दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूँगी और प्रश्नों के साथ। तब तक आपसे यही कहूँगी, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। अपने पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए। सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, ठीक है। जीवन में हर समय खुश रहिए। सबके जीवन की कठिनाई है, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख में खुद ही खुद को गढ़ना पड़ता है। तो सबके जीवन का युद्ध अलग अलग है। आपके जीवन में भी इस समय अगर एक युद्ध चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप के जीवन में आपने कुछ गलत किया। इसका मतलब ये है कि आपको समय एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपना नाम अपने ही शिलालेख में गढ़ने का। तो मेहनत करिए, कर्म करिए, और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।
धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, मुस्कुराते रहिए।